हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं सी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इसमें हम जो है साइंस पेडागोगी जो है हमारा मेन मोटिव रहेगा। इसमें आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम पीवाईक्यू जो है हमारे 2024 के जनवरी जो सी टेट हुआ था उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं साइंस वाले। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन, एंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें विच वुड करेक्टली फिल इन द गिवन ऑर्डर। मतलब एक्स वाई जेड दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स वाई जेड उसी ऑर्डर में आपको आंसर बताने हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। साउंड जो है आपकी प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। एंड हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट, उसमें जो है स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं। एक एक्स जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है स्ट्रेच स्ट्रिंग से, मतलब स्ट्रिंग से प्रोड्यूस हो रही है। इन ए वाई स्ट्रेच स्ट्रिंग से देख लेते हैं पहले आपकी किस किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग्स रहती है। जैसे सितार में आपकी स्ट्रिंग रहती है, गिटार में रहती है, ढोलक में नहीं रहते। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। एक तारा में भी स्ट्रिंग्स रहती है, तो सेकंड ऑप्शन इज wrong. Okay, now second, in a Y it is a stretch membrane. Y जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन जैसे कि उसमें एक कपड़ा सा लगा रहता है उसमें, ठीक है, ऐसे होता है। दैट वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करता है। अब हारमोनियम में तो मेम्ब्रेन होती नहीं है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। एक तारा में तो स्ट्रिंग्स होती हैं, तो ये दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। वायलिन में भी क्या होती है, आपकी स्ट्रिंग्स होती है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है तबला, तबला जो होता है उसमें आपने देखा होगा ऊपर ऐसे बना रहता है, तो ये जो क्या होता है उसकी मेम्ब्रेन रहती है। तबला आपका सही होना चाहिए। पर एक बार हम जेड का भी पढ़ लेते हैं। इन अ जेड द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूस, जेड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है एयर कॉलम की मदद से। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो एयर कॉलम करता है। तो आपको जो थर्ड ऑप्शन सही था आपका, उसमें थर्ड में क्या जेड के लिए क्या दिया हुआ है, शहनाई। और शहनाई की जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, एयर कॉलम की मदद से। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं हमारा 62 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि आपको कम, इतने जितने आपको कार्बोहाइड्रेट्स और आपके फैट्स और आपके प्रोटीन चाहिए होते हैं उस मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं, थोड़े कम चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें जो कि प्लांट्स के द्वारा कम मात्रा में उनको जो है उनकी जरूरत होती है। फर्स्ट है आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। सेकंड में आपका कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम। थर्ड में आपका सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। और फोर्थ है आपका जिंक, आयरन एंड मैंगनीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, जिंक, आयरन एंड मैंगनीज। ओके, नाउ योर 63rd क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको जो है कुछ स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे दो, उनको केयरफुली पढ़ना है और उनके करेक्ट ऑप्शन देने हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो असर्शन और रीजन वाले होते हैं। इसमें क्या होता है, असर्शन में एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर रीजन में क्या होता है कि रीजन में पता होता है जो असर्शन में लिखा हुआ है उसका जो रीजन है क्या वो सही बताया हुआ है इस वाले स्टेटमेंट में। तो ऐसे करके आपको आंसर देने होते हैं। तो ऑप्शंस आपके कैसे होते हैं, ए एंड आर दोनों करेक्ट है। अगर आपको दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है तो आप ये करेंगे, लेकिन और आर जो आपको दिया हुआ है, रीजन जो दिया हुआ है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की, तो आप ये वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ए एंड आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर, अब आप कहने के लिए तो बोल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या है वो सही है, लेकिन वो करेक्ट रीजन नहीं दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए की, तो ये वाला करेंगे आप। ठीक है, अब क्या है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक स्टेटमेंट करेक्ट होती है दूसरे इनकरेक्ट होते हैं, तो हमें सी ऑप्शन चूज करना होता है। अब नेक्स्ट क्या है, ए और आर दोनों स्टेटमेंट अगर रॉन्ग होंगे तो आप ये वाला पे टिक करेंगे। अब पढ़ लेते हैं इसको एक बार। जैसे कि इन्होंने लिखा है दर्शन में, द स्टार्स इन द नाइट स्काई। जो स्टार्स होते हैं आपके, जो सितारे होते हैं वो ऐसे अपियर होते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट मूव करें, हमें वो ऐसे दिखते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इसका रीजन क्या दिया इन्होंने, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका रीजन ये है कि जो अर्थ है हमारी वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, आपकी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो क्या ये इसका रीजन सही है, हाँ इसका ये रीजन बिल्कुल सही दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और आर जो है आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा।
ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर जो है आपकी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन में जो है जब जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। आयरन में जंग कब लगता है, जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। जब आयरन जो है आपका लोहा जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें स्लोली स्लोली जो है जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगना क्या होता है, उस पर ब्राउन कोटिंग होना जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। ब्राउन कोटिंग ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक कैसे है, इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट जो है रिलीज होती है, हीट रिलीज हो रही है। लेकिन हमने अगर आपने कभी देखा होगा आयरन में अगर रस्टिंग हो रही है तो उसमें हमें कभी हीट नहीं पता चलती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये ऐसा होता है, ठीक है। अब जब भी ऑक्सीजन और वाटर होगा तो आयरन में जंग लगने के बिल्कुल होगा, मतलब ऐसे कि अगर आपने चांसेस, अगर आपने कोटिंग वगैरह नहीं करी है तो उसमें जंग लगेगा। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कौन कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। फॉर ए इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन, इसमें जो है केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें भी नया प्रोडक्ट बने। अब हमारा आयरन से वो क्या हो रहा था, उसमें ब्राउन कोटिंग आ रही थी और वो क्या बन रहा था ब्राउन कोटिंग में, आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है इसकी इक्वेशन को, आयरन प्लस ऑक्सीजन और वाटर की मदद से की वजह से क्या होता है, आपका आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन है बिटवीन आयरन और ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है आपकी सही है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने आपको अभी बताया कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, बट वो हमें पता नहीं चलती क्योंकि वो जो है बहुत ही स्लोली स्लोली प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है और हमें पता नहीं चल पाता है। इट कैन टेक प्लेस रूम टेम्परेचर पे भी ये बिल्कुल टेक प्लेस कर सकता है। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या हम जंग जो लग गया आयरन पर उसको रिवर्स कर सकते हैं, नो। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो आपकी ए बी सी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें लिखा हुआ है ए बी डी बी सी ए डी एंड फोर्थ आपका ए बी सी। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आता है आपका 65 क्वेश्चन जिसमें क्या लिखा हुआ है, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पे कुछ आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे स्लेग लाइम टेबल सॉल्ट के आपके नाम लिखे हुए हैं, इनके केमिकल नेम क्या है आपको वो बताने हैं, ठीक है। अब स्लेग लाइम का केमिकल नेम क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टेबल सॉल्ट जो आप यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लाइमस्टोन जो होता है उसका नाम क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा जो होता है आपका उसका नाम क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा जो आप यूज करते हो खाने में बनाने में उसका आंसर क्या है आपका, बेकिंग सोडा का आंसर होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे क्विक लाइम रह गया हमारा, क्विक लाइम का आंसर होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा बेकिंग सोडा का हमारा क्या था, सेकंड, सेकंड और किसी में सेकंड नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ई का हमारा क्या है, फर्स्ट मैच। डी का क्या है हमारा, कॉस्टिक सोडा का क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। ये रहा। सी लाइमस्टोन है जो कि थर्ड नंबर पे, करेक्ट। और आपका टेबल सॉल्ट का क्या था, सिक्स, करेक्ट। और आपका स्लेट लाइम का था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा। अब आते हैं हम 66 क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। अब फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन, जो फैक्ट होता है, जो हम फैक्ट्स बताते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या है, फैक्ट्स हैं जो यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह जो है आपके ये माने जाएंगे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। जो फैक्ट है वो एक ऑब्जर्वेशन होती है दैट इज हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम, जो कि हम देखेंगे कि हम रिपीटेडली हम देख सकते हैं कि वो बात जो है क्या है, सच है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपकी। अ लॉ इज अ थ्योरी, लॉ जो होते हैं जैसे कि आपके अलग अलग साइंस में लॉज होते हैं, वो एक थ्योरी होती है दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम,
जो कि हम देखेंगे कि वो रिपीटेडली क्या करते हैं, वो टाइम के साथ जो है सच होते जाते हैं, मतलब कि सच माने गए हैं। इसका आंसर रॉन्ग होगा क्योंकि लॉ इज नॉट ए थ्योरी। ओके, तो फर्स्ट आंसर हमारा ओनली ए इज करेक्ट। ओके, अब आता है आपका 67 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। आपको ये जो है फॉलोइंग टेक्स्ट पढ़ना है, इसमें बताना है फिर क्या सही है क्या गलत है। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रोड, आपकी जो एक नेगेटिवली चार्ज रोड है, ठीक है, इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। आपका इलेक्ट्रोस्कोप जो है ऐसे होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्कोप लीव मोर फर्दर अपार्ट, जो इलेक्ट्रोस्कोप की ये लीव्स हैं वो जो है इसके पास जब लाएंगे तो ये दूर हो जा रही है, ठीक है, दूर हो रही है, ठीक है। बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव एक्वायर सिमिलर चार्ज, दोनों में, इसमें भी और आपके इलेक्ट्रोस्कोप में सेम चार्ज आएगा, मतलब जब हम इसको इसके पास लेकेंगे इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा, इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा। सही बोल रहा है ये। द नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्कोप में ट्रांसफर हो रहा था, पास हो रहा था, जिस इसी की वजह से जो दो इन लीव्स पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों लीव्स पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी, मूव अवे करेंगे, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ओके, ऑफ द अबव थ्री स्टेटमेंट आपको बताना है, एक ए ऑब्जर्वेशन है, यस हमने देखा कि दोनों लीव्स जो है अलग हो रही थी, एंड बी एंड सी जो है आपके इन्फ्लुएंसेस हैं। आपने उसका रीजन बताना है कि इन्फ्लुएंसेस, मतलब कंक्लूजन ये है कि इस वजह से ऐसा हुआ था। और ए एंड बी ऑब्जर्वेशन है, ये हम ऑब्जर्वेशन में नहीं मानेंगे बी वाले को, ठीक है। एंड ए बी सी आर ऑब्जर्वेशन, सी वाला आपका जो है ये भी ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा, तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। ये हम जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे खुद से, ठीक है। ए जो है हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एंड बी एंड सी आपके इन्फ्लुएंसेस है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ठीक होगा। ओके, now your 68 question, which of the following gases are responsible for acid rain? आप खुद से दिमाग लगाइए कि जो एसिड रेन है वो, उसमें कौन कौन सी गैसेस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जैसे कि इसमें ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और निट्रिक ऑक्साइड है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं है, निट्रिक ऑक्साइड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है ना। तो आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं रेस्पॉन्सिबल रहती है आपकी, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ओजोन भी नहीं होती, नाइट्रोजन भी नहीं होती। नाइट्रोजन का निट्रिक ऑक्साइड जो होता है आपका वो रेस्पॉन्सिबल होता है। आपका डी और ई जो है रेस्पॉन्सिबल है, कौन से ऑप्शन में डी एंड ई लिखा हुआ है, हमारे फोर्थ फोर्थ ऑप्शन में, तो डी एंड ई वाला ये आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ इज द 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिस स्किल। हाइपोथेसिस स्किल का जो है कौन सा इंडिकेशन इसमें नहीं है। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विच लीड टू इंक्वायरी, हम जो है टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी बताते हैं। इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी बताना है, मतलब खुद से इसके लिए आपके अंदर आना। तो हम क्वेश्चन जब फॉर्मुलेट करेंगे तभी हम जो है कुछ कर पाएंगे, इंक्वायरी हो पाएगी, तो ये तो होगा। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल, एक्सप्लेन करना, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप को किसी प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है। यूजिंग द सेंस टू गैदर इंफॉर्मेशन, मतलब कि अपने सेंसेस को जो है यूज करना है इंफॉर्मेशन, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, वेरिएबल्स को जो है आइडेंटिफाई करना है एक एक्सपेरिमेंट के लिए। आपका जो है सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ चीजों को और उनके बीच में जो है रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल, सेकंड तो इट्स करेक्ट। वेरिएबल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना एक्सपेरिमेंट में, ये स्टेटमेंट में ठीक है। आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, रॉन्ग है, रॉन्ग है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है आपका ठीक आएगा। ओके, नाउ 70th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ, ठीक है। एंड जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है। आपके वो नॉन लस्टरस हो गए, नॉन मैलिएबल हो गए, तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली, अगर हम देखेंगे तो ये बात सच है। वो एसिड्स के साथ भी जनरली आमतौर पर हम देखेंगे वो नहीं रिएक्ट करते हैं, तो ये बात भी सही है। जैसे आप वुड ही ले लीजिए, वुड इज अ नॉन मेटल, तो क्या हुआ वो आपका, सॉरी वुड इज नॉट अ, मतलब वुड इसमें एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, कुछ और ले सकते हैं।
और इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो आपका जो आंसर होगा इसका बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आज हमने जो है 10 क्वेश्चंस करे हैं सीटेट के, तो नेक्स्ट क्लास में हम 10 और क्वेश्चंस करेंगे साइंस पेडागोगी के। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, if you really like the video, please subscribe to my channel and also share with your friends. Thank you so much. Bye bye.